नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि यहां पर एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें आपको गणित पेडागोजी के 500 प्रश्न देने का हमने वादा किया है। ये पार्ट 6 है। 5 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं जिसमें हर पार्ट में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। तो टोटल अभी तक हम 150 प्रश्न आप तक पहुंचा चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। ये 151 से लगाकर 180 तक आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न बताए जाएंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ईशान मानसिक रूप से 59 + 38 को 97 लिखता है। वैसे तो 59 + 38 97 ही होता है। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि ये कितने होते हैं, यहाँ पर पूछा गया है जो ईशान ने तरीका अपनाया है कि 59 + 38 97 होते हैं। जो तरीका अपनाया है उस तरीके को क्या कहते हैं, तरीका क्या अपनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसने योग करने के अपने तरीके को व्याख्यात किया है कि 59 के नज़दीक क्या है, 60 है। 60 लिया है और उसमें 38 को जोड़ दिया है तो टोटल कितना हुआ, 98 यानी कि 98 हुआ है। इसमें 59 + 38 का योग प्राप्त करने के लिए इसमें से कितना घटा दिया, 1 को घटा दिया। उसकी योग करने का आपको तरीका बताना है कि इसे क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है। ये तरीका प्रत्यक्ष प्रतिरूपण कहलाता है, समूहीकरण कहलाता है, प्रतिकारी कहलाता है या फिर समवृद्धि कारक कहलाता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के तरीके को पुनर्समूहीकरण कहलाता है या फिर कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। चलिए, दृश्य प्रक्रमण से ग्रस्त शिक्षार्थी निम्न में से क्या नहीं कर सकता। यहाँ पर जिसको दिखाई नहीं देता है, जो बच्चा आँखों से देख नहीं पाता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि दृश्य प्रक्रमण से ग्रस्त शिक्षार्थी इन चारों विकल्पों में से क्या नहीं कर सकता। संख्याओं में अंतर, समक्रिया चिन्हों में अंतर, घड़ी की सुइयों में अंतर या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ना तो संख्याओं में अंतर कर पाएगा, ना समक्रिया चिन्हों में अंतर कर पाएगा और ना ही घड़ी की सुइयों में अंतर कर पाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, गणित में एक से अधिक उपागमों या विधियों का प्रयोग करते हुए एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता गणित के किस ओर संकेत करती है। परिशुद्धता, लचीलापन, निपुणता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लचीलापन। याद रखिएगा, गणित में एक से अधिक उपागमों या विधियों का प्रयोग करते हुए एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान करने की जो योग्यता है ये गणित के लचीलेपन की ओर संकेत करती है। तो राइट आंसर हमारा यहां पर बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा 4 का एक बच्चा हमेशा चिंतित एवं कुंठित रहता है। एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे या फिर उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। आप क्या करेंगे यदि गणित का एक बच्चा है जो कक्षा 4 में है, हमेशा चिंतित एवं कुंठित रहता है, तो आप एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, गणितीय विषय वस्तु को समझाने के लिए एक शिक्षक को सर्वप्रथम विषय वस्तु की मौलिक अवधारणाओं को समझाना चाहिए। सर्वप्रथम दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों का समावेश करना चाहिए। सर्वप्रथम गणितीय भाषा की समझ उत्पन्न करनी चाहिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, गणितीय विषय वस्तु को समझने के लिए एक शिक्षक को सर्वप्रथम दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों का समावेश करना चाहिए जिससे कि बच्चा जल्दी सीख सके। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए, शिक्षा का अधिकार कानून मौलिक अधिकार है। यहाँ अधिकार दिया गया है 5 से 15 वर्ष के बच्चों को, 6 से 12 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को या फिर 6 से 18 वर्ष के बच्चों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, गणित परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यहाँ तथ्य
निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। यहाँ पर देखिए, गणित परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ तथ्य इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। निष्पत्ति चिंतन, संज्ञान भावना, तनाव विलोपन या फिर संज्ञान प्रतियोगिता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। यहाँ पर देखिए, अमूर्त गणित के बारे में पूछा गया है कि इसके अधिगम का जो प्रथम चरण है वो किस स्तर पर प्रारंभ होता है। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो अमूर्त गणित के अधिगम का जो प्रथम चरण प्रारंभ होता है वो प्रारंभिक स्तर पर प्रारंभ होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ए वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति में शामिल है गणित की अपनी भाषा, गणित तर्क शक्ति का विज्ञान, गणित आगमन क्षमता का विकास करती है या फिर उपरोक्त सभी। साधारण सा प्रश्न है, चारों विकल्पों को देखकर ही यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी होगा। गणित की प्रकृति में शामिल गणित की अपनी भाषा भी है, गणित तर्क शक्ति का विज्ञान भी है और गणित आगमन क्षमता का विकास करती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गृह कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है। रुचि के सिद्धांत पर, उपयुक्तता के सिद्धांत पर, शुद्धता के सिद्धांत पर या फिर इन सभी पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो गृह कार्य का सिद्धांत है ये रुचि के सिद्धांत पर भी आधारित है, उपयुक्तता के सिद्धांत पर भी आधारित है और शुद्धता के सिद्धांत पर भी आधारित है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा, इन सभी पर गृह कार्य का सिद्धांत आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर देखिए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, क्या है। सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना है, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना है या फिर उपरोक्त सभी। यदि चारों विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपके सामने है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक छात्र 5010 को 5010 पढ़ता है। यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, 5010 लिखा है, लेकिन एक छात्र क्या पढ़ता है, 5010 इसको पढ़ता है। तो इस त्रुटि का कारण क्या है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझा, यह त्रुटि का कारण है। यदि एक छात्र 5010 को 5010 पढ़ता है तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, गणित शिक्षण में खेल विधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों है दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। सरल सा प्रश्न है, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि गणित शिक्षण में खेल विधि महत्वपूर्ण क्यों है। इससे छात्र में गणित के अलावा अन्य गुणों का विकास होता है, इससे छात्र गणित को खेल खेल में सीख लेता है, इसमें छात्र स्वतंत्र महसूस करता है या फिर छात्रों को खेल अच्छे लगते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि गणित शिक्षण में खेल विधि महत्वपूर्ण क्यों है। कमेंट से में इसका आंसर बताइएगा, वहीं पर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, गणित की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन। यहाँ पर देखिए, गणित की प्रकृति के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है, कौन सा है। गणितीय संकल्पनाएं अमूर्त होती है, गणितीय सिद्धांत अपवादों को स्वीकार करता है, गणित के सामान्यों मान का क्षेत्र व्यापक है या फिर गणित के सिद्धांत तर्कपूर्ण व व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए असत्य कथन आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा गणित सिद्धांत अपवादों को स्वीकार करता है, ये असत्य कथन है। गणित सिद्धांतों के अपवादों को स्वीकार नहीं करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। गणित विषय में जो सहायक सामग्री होती है इसके बारे में आपको बताना है कि इसका कौन सा एक उपयोग नहीं है। पाठ को आकर्षक एवं रुचिकर बनाना, प्राथमिक स्तर पर बालकों का विकास करना, नवीन भाषा शैली का ज्ञान देना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, देखिए सहायक सामग्री से जो दिया हुआ है गणित विषय में उसको आप हल कर सकते हैं, ना कि नवीन भाषा शैली का विकास कर सकते हैं या फिर ज्ञान दे सकते हैं सहायक सामग्री से। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए
गणितीय भाषा के संबंध में असत्य कथन, यहाँ पर देखिए फिर आपको असत्य कथन बताना है गणितीय भाषा के संबंध में। गणितीय भाषा शुद्ध, यथार्थ और स्पष्ट होती है। गणितीय भाषा में कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल होता है। गणितीय भाषा रसपूर्ण एवं अलंकृत होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है आपको आंसर का पता चल गया होगा कि जो गणित है उसकी भाषा ना तो रसपूर्ण होती है ना ही अलंकृत होती है। तो यहाँ पर असत्य कथन क्या होगा, हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर औपचारिक आयतन के तरीकों से पहले उन्हें कंचों, सिक्कों, माचिस की डिब्बियों इत्यादि का उपयोग करके आयतन की समझ पैदा करनी चाहिए। यहाँ गतिविधि यहाँ पर बताया गया है कि जो आयतन यदि बच्चे को बता रहे हैं तो उससे पहले जो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, जो औपचारिक तरीके होते हैं, जैसे कि आप उसे माचिस की डिब्बी बता सकते हैं, सिक्कों से आप समझा सकते हैं, कंचों से आप समझा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ गतिविधि किस प्रकार की, समय का सदुपयोग है, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि है, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है, या फिर विषय वस्तु पश्य गतिविधि है। तो यहाँ पर देखिए साधारण सी बात है कि यहाँ जो गतिविधि है ये विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है तो यहाँ जानने के लिए कि वह गणित की किस विशेष शाखा में कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे आप? कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? लिखित कार्य का, मौखिक कार्य का, निदानात्मक तरीके का, या फिर उपचारात्मक तरीके का? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, आप उसका निदान करेंगे, उसके बारे में आप पता करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर निदानात्मक तरीका होगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व आपको बताना है, मानसिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक या फिर आध्यात्मिक। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना क्या है, कौन से स्तर पर पूछा गया है, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर होगा व्यवहारिक। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है वो व्यवहारिक होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, छात्र के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। छात्र के व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया है कि इसको किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। अनुकरण अधिगम, अनुदेशनात्मक अधिगम, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, छात्र के व्यक्तित्व को अनुकरण अधिगम अधिक प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। गणित संबंधी चार्ट बनाने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि क्या ध्यान रखना चाहिए? गणित संबंधी चार्ट बनाने के लिए चार्ट पर नामांकन, शीर्षक आदि बड़े हो एवं दर्शनीय हो, चार्ट प्रत्येक छात्र के लिए दृष्टिगोचर हो, चार्ट किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, चार्ट पर नामांकन, शीर्षक आदि बड़े हो एवं दर्शनीय हो, चार्ट प्रत्येक छात्र के लिए दृष्टिगोचर हो, और चार्ट किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। तो यहाँ पर इन तीनों बातों का ध्यान आपको रखना है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्य पुस्तक अच्छी तब मानी जाती है जब उसे प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो, उसमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, उसमें उदाहरण ज़्यादा एवं प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, या फिर उसमें उदाहरण कम एवं प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। तो यहाँ पर गणित की पाठ्यपुस्तक अच्छी तब मानी जाती है, यहाँ पर पूछा गया है कब अच्छी मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा कि उसमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न, यानी कि पर्याप्त मात्रा में हो, चाहे वो उदाहरण हो या फिर प्रश्नावली हो, वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तब गणित की पाठ्यपुस्तक अच्छी मानी जाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। चलिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक छात्र 2R सूत्र का प्रयोग करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में आपको पहले भी बता चुका हूं, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल पूछे, आयत का क्षेत्रफल पूछे, और जो सूत्र दिया हो वो रॉन्ग दिया हो, गलत दिया हो, और पूछे कि इससे किस प्रकार का निष्कर्ष निकलता है, तो हमेशा किस प्रकार का निष्कर्ष निकलेगा कि उसे गणितीय क्षेत्रफल की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। याद रखिएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए,
गणित में इकाई योजना का उद्देश्य। यहाँ पर देखिए इकाई योजना का उद्देश्य आपको गणित में बताना है क्या है। गणित सीखने के अधिक अवसर प्रदान करता है, गणित की विषय वस्तु को व्यवहारिक बनाता है, गणित के सूत्र याद करवाता है या फिर मूल्यांकन हेतु उचित प्रविधियां का निर्धारण करता है। यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या फिर चौथा विकल्प सही है। तो यहाँ पर देखिए गणित में इकाई योजना का उद्देश्य पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा गणित सीखने के अधिक अवसर प्रदान करता है, गणित की विषय वस्तु को व्यवहारिक बनाता है, साथ में मूल्यांकन हेतु उचित प्रविधियों का निर्धारण करता है। यहाँ पर गणित के सूत्र याद करवाना ये इकाई योजना के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर हमारा होगा पहला, दूसरा और चौथा। तो इसके अनुसार फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की शिक्षिका छात्रों से भारत के झंडे का आरेख बनाने को और झंडे में सम्मिलित रेखाओं की पहचान करने को कहती है। यह प्रश्न है एक अनुशासनात्मक है, द्वि-अनुशासनात्मक है, बहु अनुशासनात्मक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस प्रकार का जो प्रश्न है ये बहु अनुशासनात्मक प्रश्न है। गणित की शिक्षिका छात्रों से भारत के झंडे का आरेख बनाने को और झंडे में सम्मिलित रेखाओं की पहचान करने को कहती हैं। तो यह प्रश्न बहु अनुशासनात्मक प्रश्न होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वेन हाइल के अनुसार बच्चे ज्यामिति के मानसिक चित्रण स्तर पर तब होते हैं जब वे अंकों के स्थानीय मान को समझ लेते हैं, आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य हो जाते हैं, गणितीय शब्द भंडार को याद कर लेते हैं या फिर अबेकस पर संख्याओं की स्थिति समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए वेन हाइल के अनुसार आपको बताना है कि बच्चे ज्यामिति के मानसिक चित्रण स्तर पर कब होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जब वे आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बा वाला होगा। चलिए गणित के अध्यापक ने 1482 यानी कि 1482 को निम्न तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर एक तालिका आपको दिख रही है, तालिका 5 भागों में विभाजित है, यानी कि 1 2 3 4 5, लेकिन 1482 लिखना है तो अध्यापक कहाँ से शुरुआत करता है ये आपको ध्यान देना है। 1 है तो यहाँ पर 1 बिंदी लगी हुई है, उसके बाद 4 है तो 4 बिंदी लगा दी है, 8 है तो 8 बिंदी और 2 है तो 2 बिंदी यहाँ पर लगी हुई है। आपको इस चित्र के माध्यम से बताना है कि अध्यापक का यहाँ पर अभिप्राय क्या है। अबेकस पर अंकों की स्थिति समझाना है, बच्चों को ग्रिड पैटर्न समझाना है, बच्चों में गणितीय चिंतन एवं विकास को प्रोत्साहित करना है या फिर बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा को समझाना है। तो यहाँ पर देखिए एक तालिका बनी हुई है जिसमें 5 खाने बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए जो अध्यापक है वो यहाँ से भी शुरुआत कर सकता था, लेकिन कहाँ से की। यहाँ पर बच्चों को क्या बताना चाह रहा अध्यापक की इकाई का अंक यहाँ पर कहाँ आएगा, दहाई का अंक कहाँ आएगा, सैकड़े का कहाँ आएगा और हजार का अंक कहाँ पर आएगा। तो इससे अध्यापक का क्या अभिप्राय है, अध्यापक का अभिप्राय बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा को समझाना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का मूल और प्रथम उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है और गणित के तथ्यों तथा विषय का ज्ञान कराना केवल गुण अथवा द्वितीय श्रेणी का उद्देश्य है। यह कथन किसका है? इंपोर्टेंट कथन है, पियाजे का है, सुकरात का है, सुल्टज का है या फिर आर्यभट्ट का है। काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जो यहाँ कथन है यह कथन प्रोफेसर सुल्टज का कथन है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित शिक्षा में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ। यहाँ पर देखिए मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ आपको बताना है। गणित शिक्षा में जो पहला पार्ट है उसमें इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, फिर ये प्रश्न आया है लेकिन चारों विकल्प अलग हैं। गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण होता है, इसमें मूल्यांकन कार्य आसान होता है, गणना संबंधी कुशलता का विकास होता है या फिर यहाँ मानसिक विकास में सहायक होता है। तो यहाँ पर गणित शिक्षा में मौखिक कार्य का लाभ सर्वाधिक पूछा गया है, कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा इससे मूल्यांकन कार्य आसान होता है। किससे? मौखिक कार्य से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण से छात्र में विकास नहीं होता है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का, सांस्कृतिक अभिरुचि का, तर्क शक्ति का या फिर जिज्ञासु प्रवृत्ति का। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में छात्रों में विकास किसका नहीं होता है पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सांस्कृतिक अभिरुचि का विकास नहीं होता है। याद रखिएगा राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला
होगा। यहीं पर हमारे जो आज के 30 प्रश्न थे गणित पेडागोजी के, वहीं पर समाप्त होते हैं। टोटल 180 प्रश्न हो चुके हैं। जब तक यहाँ पर 500 प्रश्न पूरे नहीं हो जाते, ऐसे ही पार्ट वाइज यहाँ पर चलते रहेंगे। तो आपको सभी जो पार्ट है, यानी कि जो टोटल 6 पार्ट है आज के मिला के, ये सभी को आपको देख लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, तो आपको सभी पार्ट देखकर सभी वीडियो में बताना है कि वो वीडियो आपको कैसे लगे। तो जल्दी दोस्तों इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।